हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ड्रॉप। तो चलिए इसको ड्रॉप करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम वायलेट नाम की एक औरत को देखते हैं जो खून में लथपथ काफ़ी बुरी हालत में पड़ी हुई है क्योंकि इसके हस्बैंड ब्लेक ने इसे बहुत ज़्यादा मारा था। और यहाँ ब्लेक को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया है और वायलेट की इतनी बुरी हालत कर दी। उल्टा वो वायलेट को गन देकर कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो वो ज़बरदस्ती दोस्तों वायलेट के हाथ में गन थमा देता है जिससे वो ब्लेक के ऊपर तान भी देती है। लेकिन इसने ब्लेक को शूट करके मारा या फिर नहीं, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। अब यहाँ से हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ वायलेट अपने और ब्लेक के बच्चे टॉबी के साथ रह रही है। ब्लेक मर चुका है और वायलेट एक एनजीओ में काम करती है। इसमें दुनिया भर की सारी औरतें जिन पर जुल्म हो रहा हो उनकी मदद करने का ये काम करती है। उनको मोटिवेट करना, हालात से लड़ने की हिम्मत देना, और ये सब कुछ वायलेट का काम है। वायलेट ने जो खुद सहा है वो किसी दूसरे को इसका शिकार बनना नहीं देना चाहती। वो अकेले टॉबी के साथ जिंदगी गुजार रही है। इसने अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की, लेकिन टॉबी को एक बाप की ज़रूरत है। इसीलिए वायलेट डेटिंग ऐप पर चेक करती रहती है कि शायद कोई ऐसा इंसान उसको मिल जाए जो टॉबी के बाप की कमी को पूरा कर सके। अब वैसे ऐप पर वो हेनरी नामी बंदे से बात करती है। अब जैसे ही वायलेट को हेनरी का मैसेज आता है वो इससे बात करने लग जाती है कि तभी घर पर एक आदमी दस्तक देता है जो कहता है, देखिए मैं आपका मीटर चेक करने आया हूँ, तो आप मुझे बता दी कि मीटर कहाँ पे लगा हुआ है। वायलेट उसको मीटर की लोकेशन देती है, इसलिए वो आदमी वहाँ चला जाता है। अब शाम को वायलेट से मिलने उसकी बहन जेन आती है। जेन को दोस्तों से पता चलता है कि हेनरी ने वायलेट को डेट पर चलने के लिए कहा है, लेकिन वायलेट ने इसके लिए मना कर दिया है। वो इसे मनाने के लिए जेन यहाँ पर आई है। वो वायलेट से कहती है, देखो जो बीत गया उसको बुला दो और नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करो। हर इंसान ब्लेक जैसा नहीं होता और टॉबी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। और कि तुम जाओ हेनरी से मिलकर आओ। अच्छे से ये सुनकर वायलेट की हिम्मत बढ़ जाती है और हेनरी से मिलने के लिए तैयार भी हो जाती है। जाने से पहले वो जेन को सारी बातें बता देती है कि टॉबी को कब सुलाना है, उसको कब खिलाना है, वगैरह वगैरह। साथ ही वो टॉबी से भी कह देती है कि बच्चे आंटी को तंग मत करना, घर के सारे कैमरा का एक्सेस मेरे फ़ोन में है, चाहे मैं कहीं भी हूँ मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी, इसलिए अपना ख्याल रखना। तो टॉबी भी मान जाता है दोस्तों। अब वायलेट एक आलीशान होटल में जाती है जहाँ पर मिलने के लिए हेनरी ने उसको बुलाया हुआ है। लेकिन पता है क्या, अंदर आते ही हेनरी वायलेट को मैसेज कर देता है कि मुझे माफ़ करना, मैं काम के सिलसिले में थोड़ा लेट हो गया हूँ। तब तक एक काम करो, तुम वहीं बैठकर जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगे ऑर्डर कर दो, मैं बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा। वायलेट भी गुस्सा नहीं करती क्योंकि हेनरी एक रिपोर्टर है, शहर के मेयर के लिए काम करता है, तो कभी भी उसको अर्जेंट काम आ सकता है। इसी वजह से वायलेट अकेले होटल में आ जाती है। सही वो अंदर आती है वो डेविड नाम के एक अनजान आदमी से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर वायलेट बार टेंडर के पास आकर बढ़िया किस्म की शराब मांगती है ताकि कुछ टाइम पास हो सके। तभी वहाँ पर रिचर्ड नाम का एक आदमी आता है जो वायलेट से कहता है कि तुम रेनी हो ना। वायलेट बताती है, देखिए शायद आपको गलतफहमी हुई है, मैं रेनी नहीं हूँ। तो रिचर्ड उससे माफ़ी मांगता है, माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, मैं पहली बार डेट पर आया हूँ ना, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो खैर तुम एंजॉय करो। अब वायलेट जब इंतज़ार में बैठी होती है तभी होटल में पियानो बजाने वाला बंदा इससे बात करने आता है। शायद आप अकेली बैठी हैं तो मैंने सोचा आपको कंपनी दे दूं, लेकिन बार टेंडर को पता था ये बंदा सही नहीं है और ये वायलेट को पक्का परेशान करेगा, इसलिए वो कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, वायलेट किसी का इंतजार कर रही है, तो वो कुछ देर में आने वाला है। ये सुनकर वो पियानो बजाने वाला बंदा वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों वायलेट मोबाइल में जब हेनरी की फोटो देख रही होती है तभी कोई इसको अनजान आदमी ड्रॉप भेजने लगता है। अब ड्रॉप को दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि सोचो मुझे किसी को ड्रॉप भेजना है तो वो बंदा तकरीबन 40 से 50 मीटर के अंदर होना चाहिए। ड्रॉप भेजने के बाद सामने वाले को इसे एक्सेप्ट करना होता है और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों आपस में बातें करते हैं। ड्रॉप में हम कुछ भी फ़ोटो डालकर भेज सकते हैं, वो फ़ोटो अच्छी लगे तो वो ड्रॉप एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इस चीज़ से वायलेट हैरान हो जाती है कि मैं इस होटल में किसी को जानती तक नहीं हूँ, तो कौन मुझे ड्रॉप भेज रहा है, ऐसी हरकत कौन कर सकता है। इसलिए फ़िलहाल तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है कि शायद किसी को भेजना हो तो गलती से मेरे पास आ गया हो। अब दोस्तों वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है जो सीधा काम से यहीं पर आया होता है। वायलेट से कहता है, माफ़ करना मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया, तो वो भी कहती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों टेबल पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। हेनरी कहता है कि मैं अपना कैमरा भी साथ लेकर आया हूँ, तो इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ हैं, कैमरा चोरी हुआ तो फ़ोटो भी चली जाएंगी। वायलेट कहती है कि खैर कोई बात नहीं, मुझे इससे क्या परेशानी होगी। इसके बाद वहाँ पर वेटर आता है, बड़ा ही अलग किस्म का बंदा लगता है, थोड़ा फ़नी और थोड़ा क्रीपी, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखने वाला। वो दोनों से पूछता है, आपका क्या ऑर्डर है, क्या स्पेशल लेकर आऊँ आपके लिए, बताइए। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं दोस्तों, वहीं पर वायलेट का फ़ोन ड्रॉप से भर चुका होता है। जो भी था वो बार बार वायलेट को ड्रॉप भेज रहा था ताकि वो इसको एक्सेप्ट कर ले। हेनरी उससे पूछता है, सब ठीक है ना, तुम परेशान लग रही हो। फिर वायलेट उससे बताती है कि कोई उसे ड्रॉप भेज रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। तो वह हेनरी से कहता है कि तुम अपने फ़ोन को बंद कर दो ताकि ना तो तुम उसको देखो और ना ही कोई
तुम्हें ड्रॉप भेजे। फिर हेनरी पूरे होटल के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसकी रेंज चेक करता है कि जहाँ पर इसकी रेंज ज़्यादा होगी तो वही होगा जो ड्रॉप भेज रहा है, लेकिन वो रेंज थी ना, वो कई सारे लोगों के पास जाकर सेम ही बता रहा था। इसलिए फिर से वॉयलेट के पास वापस आ जाता है और कहता है कि मोबाइल बंद करके बैग में डाल दो, ना तुम्हारी नज़र इस पर जाएगी और ना ही तुमको टेंशन होगी। लेकिन अब इतने ज़्यादा ड्रॉप्स वॉयलेट को परेशान कर रहे थे, आखिरकार वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ दूसरी तरफ से बंदा कहता है उसे कि अपने घर की सीसीटीवी फुटेज एक बार चेक करो। ये सुनकर वॉयलेट जैसे ही अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है मोबाइल पर, तो एक आदमी दिखाया जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ है और वो सीसीटीवी पर गन दिखा रहा होता है और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वॉयलेट मेरे पास गन है और अभी मैं तुम्हारे घर पर मौजूद हूँ। ये देखकर तो वॉयलेट के पसीने ही छूट जाते हैं। वो हेनरी को इसके बारे में बताने वाली होती है कि तभी वो बंदा मैसेज करके कहता है किसी को भी इसके बारे में बताना मत, वरना तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। वॉयलेट पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा इसे दोबारा से धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे फ़ोन की सारी चीज़ें देख सकता हूँ, इसलिए ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अंजाम तुम्हें पता है। और एक और बात, जब तक मैं ना कहूँ होटल से बाहर कदम भी नहीं रखना। वॉयलेट सब मैसेज पढ़ रही होती है और वो फिर से डेविड से टकरा जाती है, तो इसको फिर से सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वॉयलेट बहाना करके बाथरूम आ जाती है कि शायद हॉल में लगे कैमरा से वो ड्रॉप वाला बंदा इसको देख रहा होगा, तो वो बाथरूम में तो बच ही जाएगी। बाथरूम में कुछ लड़कियां होती हैं जिनसे वो मदद मांगने की कोशिश करती है ताकि वो पुलिस को कॉल करके उसके घर भेजें, लेकिन दोस्तों वो बंदा समझ जाता है जो घर पर है और मैसेज करके कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है। अब अपने आप को फंसना देखकर वॉयलेट लड़कियों के सामने बात घुमा देती है, तो वो लड़कियां भी बाथरूम से चली जाती हैं। वॉयलेट तो पूरी तरह शॉक थी दोस्तों, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, आखिर ये बंदा मुझसे चाहता क्या है। तब उसको बाथरूम में माइक्रोफोन दिखाई देता है, उसकी मदद से वो बंदा वॉयलेट की बातें भी सुन सकता है, इसलिए वॉयलेट फिर से हेनरी के पास आ जाती हैं जहाँ टेबल के ऊपर भी एक माइक्रोफोन लगा हुआ है और टेबल बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा के सामने होता है, जिसका मतलब है वो बंदा अच्छी तरह से वॉयलेट को सीसीटीवी कैमरा में देख रहा है और इसकी बातें भी सुन रहा है। अब वॉयलेट हेनरी से कहती है कि मुझे इस टेबल पर अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरी टेबल पर आ सकते हैं। तो हेनरी वेटर से बात करके दूसरे कस्टमर से बात करके उसकी सीट खाली करवा देते हैं। वायलेट को लगता है कि अब वो बंदा मुझे ना देख पाएगा और ना ही सुन पाएगा, तो वो मदद बुला सकती है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन वो टेबल बदलने ही लगी होती है कि उससे मैसेज आ जाता है कि अगर तुमने टेबल बदला तो तुम्हारा बेटा इस दुनिया से बदल जाएगा। ये सुनकर तो वायलेट घबराई जाती है और हेनरी से कहती है कि अब मुझे अच्छा लगने लग गया है, तो हम वापस उसी टेबल पर चलते हैं। हेनरी भी सोच में पड़ जाता है कि वायलेट को क्या हो गया है, बड़ी अजीब हरकतें कर रही है, इसको डेट पर नहीं आना था तो कह देती पहले ही मुझे। लेकिन वो बात को अभी ज़्यादा ना बढ़ाते हुए दोबारा इस पुराने टेबल पर आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद वायलेट इस बंदे को मैसेज करके पूछती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो बंदा कहता है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हेनरी के कैमरे में कुछ ऐसा मौजूद है जो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए तुम्हें हेनरी के कैमरे से वो एसडी कार्ड निकाल कर बस उसे तोड़ना होगा, तभी तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा। ये सुनकर तो वायलेट से कहती है पागल हो क्या, ऐसे कैसे होगा, आसान नहीं है। लेकिन वो बंदा सिर्फ इतना कहता है कि मेरा काम था तुम्हें बताना, सो मैंने बता दिया, अब तरीका तुम्हें ढूंढना है कि तुम किस तरह इसको करोगी, किस तरह अंजाम देती हो। वायलेट थोड़ा सोचती है और सोचने के बाद वो अपनी घड़ी बैग में छिपाकर हेनरी से कहती है कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, शायद मुझे लगता है रिसेप्शन पर ही छूट गई होगी। हेनरी कहता है ठीक है, मैं लेकर आ जाता हूँ, शायद वो घड़ी वहीं पर हो। अभी वो हेनरी जैसे ही वहाँ से जाता है, वायलेट उसका बैग खोलती है और बैग में सबसे पहले कैमरा चेक करती है जिसमें कुछ बिल्स वगैरह की फ़ोटोज़ मौजूद होती हैं, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो अचानक ही एसडी कार्ड बाहर निकाल लेती है और बाथरूम ले जाकर उसे फ्लैश कर देती है। वायलेट उस बंदे से कहती है कि अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे परेशान करना बंद करो। वो बंदा कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, सॉरी इसके लिए, पर काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी कुछ काम बाकी है। ड्रॉअर डिस्पेंसर खोलो, इसमें जहर की एक बोतल होगी, इसको हेनरी की ड्रिंक में मिला दो, तब जाकर मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा। ये सुनकर तो वायलेट के सच में होश उड़ जाते हैं कि नहीं, ये नहीं मैं कर सकती, हेनरी ने क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों उसकी जान लूँगी, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम्हारे बेटे से भी ज़्यादा अच्छा इंसान है क्या, तो तुम्हें अपने बेटे के लिए ये करना ही होगा। वैसे तुम्हें टेंशन किस बात की है, तुम तो पहले भी किसी की जान ले चुकी हो, भूल गई हो क्या ब्लेक को। वायलेट यहाँ पे समझ जाती है कि जो कोई भी है उसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है इसकी, और ना चाहते हुए भी वो जहर की बोतल लेकर वापस हॉल में आ जाती है और फिर रिसेप्शन पर जाकर होटल के फ़ोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कट कर दी जाती है क्योंकि इस बंदे ने सीसीटीवी फुटेज में वायलेट को देख लिया था। और वायलेट वापस नाउमीद होकर हॉल में बैठे सभी लोगों को चेक करने लगती है कि शायद कोई इनमें से हो सकता है जो उसे मैसेज भेज रहा है। इसका शक सबसे ज़्यादा डेविड पर जाता है जो कि इससे 2 बार टकराया था, तो वो उसके पास आकर उससे पूछताछ करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कितनी देर से बैठे हो, क्या कर रहे हो अकेले, वगैरह वगैरह। तो वो डेविड कहता है मैडम मैं अपनी बंदी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप कौन होती हैं मुझे कुछ कहने वाली, वो देखिए आप जिसके साथ आई हैं वो बंदा आपकी तरफ देख रहा है। तो
वायलेट हेनरी को देखकर वापस उसके पास चली जाती है। अब हेनरी भी समझ जाता है कि या तो वायलेट किसी परेशानी में है जिससे वो बता नहीं पा रही, या फिर उसका डेट पर आने का मन ही नहीं था और ज़बरदस्ती मैंने उसे डेट के लिए बोल दिया। वायलेट उससे कहती है, देखो मुझे टॉबी की टेंशन है, मैं उससे कभी अकेला छोड़ के नहीं आई, तो तुम्हें कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। अगले सीन में वायलेट की नज़र पियानो बजाने वाले एक बंदे पर जाती है जो उसे ही देख रहा होता है। वायलेट दिमाग लगाते हुए फ़ौरन एक नोट पर लिपस्टिक से लिख देती है कि मेरी मदद करो और मेरे घर पुलिस भेजो। घर का एड्रेस भी इसने लिख दिया था। इसके बाद वो वेटर से कहती है, इस पियानो बजाने वाले बंदे को मेरी तरफ से ये टिप दे देना, बहुत अच्छा गाना बजाया। टिप लेकर उसको दे देता है। वो पियानो बजाने वाला इसको पढ़ लेता है, जिसे पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फ़ौरन कॉल करने की करता है, लेकिन तभी उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ड्रॉप वाला बंदा वायलेट से कहता है, अपने आप को तुम शातिर समझती हो, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, बहुत पछताओगे। वायलेट कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। तो वो बंदा कहता है कि माफ़ी मुझसे नहीं, उस पियानो बजाने वालों से मांगो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे उससे मारना पड़ा और चंद ही मिनटों में वो मर जाएगा। अब तो वायलेट के होश ही उड़ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। वो पियानो बजाने वाला जैसे तैसे करके हॉल के बाहर जाता है ताकि डॉक्टर के पास उसको ले जाया जा सके, लेकिन बेचारा तभी वहाँ पर दम तोड़ देता है। वायलेट को समझ आ जाता है अगर टॉबी को बचाना है तो हेनरी को मारना ही होगा, इसलिए वो हेनरी से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं हम दोनों के लिए बढ़िया सी शराब लेकर आती हूँ। फिर वो शराब लेने चली जाती है और वहाँ पर जाकर जहर डालने लगती है। तभी उस ड्रॉप वाले बंदे का मैसेज आता है और वो कहता है, यहाँ नहीं, अपनी टेबल पर जाकर इसमें जहर मिलाओ ताकि मुझे पता चले कि तुम कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रही। इसीलिए वायलेट टेबल पर वापस आ जाती है। हेनरी इसको इसकी घड़ी दे देता है और कहता है, ये लो तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे बैग में मौजूद थी। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर अभी तुम डेट के लिए तैयार नहीं हो तो हम बाद में भी कर सकते हैं डेट, लेकिन तुम ऐसे परेशान रहकर मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा। वायलेट कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं, बल्कि मैं किसी और चीज़ को लेकर परेशान हूँ। मैं तुमसे बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आखिर डेटिंग ऐप पर तुम्हें मैं ही क्यों पसंद आई? मतलब तुमने मुझे सिलेक्ट क्यों किया? एक बच्चे की माँ जो बेसहारा है, अकेली रहती है, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा? हेनरी कहता है, मैंने ज़िंदगी में दो चेहरे वाले इंसान देखे हैं, जो फोटो पर कुछ दिखाते हैं और रियल में कुछ होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कुछ भी था तुमने मुझे साफ साफ पहले ही बता दिया। बस यही बात मुझे तुम्हारी सबसे खास लगी। शायद तुम जानते होगे कि मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप था। इसके बाद वो मेरे बच्चे पर एक दफ़ा गन तान कर खड़ा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। अगर मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकती तो मैं कैसे एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी बन सकती हूँ? इतना कहकर वो खामोश हो जाती है और पुरानी चीज़ें याद करने लगती है कि जब ब्लेक ने उसे मारा था और उनकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और इसी दौरान ब्लेक ने टॉबी पर गन तान ली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और इसी पछतावे में आकर उसने खुद को शूट कर दिया। हेनरी से बात करने के बाद दोस्तों इतनी समझ आ जाती है कि हेनरी एक बहुत अच्छा इंसान है, तो वो सोचने लग जाती है कि मैं इसे मारकर बहुत बड़ी गलती करूंगी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को तो बचाना चाहती है ना। इसलिए वो हेनरी से कहती है कि मैं शराब में डालने के लिए लेमन भूल गई, तो क्या तुम जाके ले आओगे? हेनरी जैसे ही लेमन लेने जाता है तो वायलेट इसकी शराब में जहर डाल देती है और जैसे ही वो शराब पीने वाला होता है तो वायलेट धक्का मारकर वो शराब गिरा देती है, क्योंकि वो कंफ्यूज थी, समझ नहीं पाती कि वो हेनरी की जान बचाए या टॉबी की। अब कपड़े पर शराब पीने की वजह से हेनरी उसको धोने चला जाता है, पर जैसे ही वो जाता है तब वो बार टेंडर वायलेट के पास आकर कहती है कि तुम लास्ट टेबल पर बैठे रिचर्ड को जानती हो क्या? काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, वो तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वायलेट जब रिचर्ड को देखती है उसको साफ पता चल जाता है कि वो एक साइड टेबल पर बैठा हुआ है जहाँ कोई भी सीसीटीवी उसकी शक्ल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और इस चीज़ से वायलेट को कंफर्म हो जाता है कि तब से ड्रॉप्स भेजने वाला वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो रिचर्ड है। वहाँ जाकर उससे कहती है, क्या हुआ रिचर्ड, सब ठीक तो है? शराब अच्छे से पी तुमने या और लेकर आ जाऊँ? तो रिचर्ड कहता है, नहीं वायलेट, काफ़ी शराब पी ली मैंने अब तक। दोस्तों अब यहाँ पर एक गलती हो गई। वायलेट उससे कहती है, मैंने तुम्हें कब बताया कि मेरा नाम वायलेट है? इसका मतलब तो तुम वो इंसान हो जिसने मेरे घर पर उस बंदे को भेजा है और तब से मुझे तुम परेशान कर रहे हो। तो रिचर्ड कहता है, बड़ी शातिर हो तुम, बैठो यहाँ पर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारी बेटी की जान मेरे हाथों में है। वायलेट सीधा कहती है कि एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हेनरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रिचर्ड बताता है कि मैं मेयर का खास आदमी हूँ। मेयर ने कई सारे कपड़े कर रखे हैं जिनके बिल्स की फ़ोटो चुपके से हेनरी ने खींच ली है, और तुम्हें क्या लगता है ये हेनरी एक रिपोर्टर है? ये FBI काउंटर एजेंट है। इसे सिर्फ सबूत चाहिए थे मेयर को फंसाने के लिए, जिसे वो कोर्ट में दिखाता तो इससे मेयर को जेल हो जाती ना, लेकिन तुमने उस सबूत को फ्लैश कर दिया और अब बारी है इस हेनरी को भी फ्लैश करने की। जल्दी से इसको जहर वाली शराब पिलाओ, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। और हाँ, बेटा तो बच जाएगा लेकिन तुम फंस जाओगी हेनरी को मारने के जुर्म में, क्योंकि जहर डालते वक्त सीसीटीवी ने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया है। अपने बेटे के लिए इतना तो कर सकती हो ना। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वायलेट से कहता है, सब ठीक है ना? वायलेट, ये कौन है, तुम इसको जानती हो क्या?
वायलेट कहती है कि हाँ, ये कोई पुराना रिश्तेदार है, तुम ये शराब पियो, हम डेट कंटिन्यू करते हैं। इसलिए हेनरी वो शराब पी लेता है, जिसके बाद वो रिचर्ड से कहती है, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो रिचर्ड फ़ोन करके वायलेट के घर से उस बंदे को वापस जाने को कह देता है। जैसे ही वो फ़ोन कट करता है, वायलेट उससे कहती है, इतने बड़े मिशन पर आए हो लेकिन दिमाग घर भूल आए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हेनरी को मार दूंगी? तब रिचर्ड की नज़र जैसे ही उसके खाने पर पड़ती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही जहर मिला हुआ था, जो बड़े चाव से रिचर्ड खा गया। दरअसल हेनरी को पहले ही शक हो गया था कि यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, और वैलेट ने इसको सारी बात पहले से बता दी थी, जिसकी वजह से रिचर्ड बुरी तरह फंस चुका था। अब अपना प्लान फेल होने की वजह से वो सीधे गन निकाल कर वायलेट को शूट करने की कोशिश करता है। तभी बीच में हेनरी आकर वायलेट को बचा लेता है, लेकिन गोली उससे लग जाती है। रिचर्ड दोबारा वायलेट के घर में मौजूद बंदे से कहता है कि मार दो टॉबी और चैन को। इसके बाद फिर वो वायलेट को मारने की कोशिश करता है। वायलेट सीधा किसी चीज़ से खिड़की तोड़ देती है, जिसकी वजह से रिचर्ड काफ़ी ऊंचे फ्लोर से नीचे गिर गया और मारा जाता है। तब जैसे ही वायलेट गिरने वाली होती है, हेनरी उसको पकड़ लेता है। वो उससे कहती है, अपनी गाड़ी की चाबी दो और मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, वो तुम्हारी जान बचा लेगी। वहीं घर पर वो बंदा टॉबी और चैन को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। जेन ने खुद की परवाह ना करते हुए टॉबी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी घर पर वायलेट भी आ जाती है, जो पहले उस बंदे से लड़ने लगती है। अब उस बंदे के पास गन भी होती है दोस्तों, जिससे वो वायलेट को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वायलेट कांच का एक टुकड़ा उस पर दे मारती है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। और तब वो बंदा अपना मास्क निकालता है, और दोस्तों ये वही मीटर चेक करने वाला आदमी है, लेकिन वो वायलेट को मार पाता तभी टॉबी गन को रिमोट कंट्रोल कार में डालकर सीधे वायलेट के पास भेज देता है, और वायलेट फौरन उस गन को लेकर उस बंदे को गोलियां मार देती है, जिससे वो बंदा वहीं पर मार जाता है। और इस तरह टॉबी, वायलेट और हेनरी की जान बच जाती है। अब मूवी का आखिरी सीन में हेनरी के पास उसकी फोटो का बैकअप फाइल मौजूद होता है, जिसकी मदद से वो मेयर की सच्चाई दुनिया के सामने ले आता है। रिचर्ड की सारी मेहनत बर्बाद चलेगी, और अब वायलेट हेनरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उसे कहती है, ठीक होने के बाद फिर से डेट पर चलोगे? क्या उम्मीद है कि इस बार ड्रॉप्स नहीं आएंगे? ये सुनकर हेनरी भी खुश हो जाता है, और इसी तरह ये छोटी सी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।